गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम वाष्पोत्सर्जन के बारे में जो पढ़ रहे थे उसमें आगे के टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। वाष्पोत्सर्जन, जिसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन, देखिए वाष्पोत्सर्जन एक क्रिया है जो कि पादपों में सामान्य रूप से देखी जाती है। पादपों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। देखिए, ये जो वाष्पोत्सर्जन है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि ये वाष्पोत्सर्जन के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है औपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ये उपत्वचा के द्वारा यानी क्यूटिकल के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन होता है। ये 2 से लेकर के 10% तक हो सकता है। ऐसे पादप जिनकी उपत्वचा पतली होती है उनमें इस उपत्वचा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। लेकिन जो मरुस्थलीय पादप होते हैं जिनमें उपत्वचा मोटी होती है उनमें वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम होता है। इसके बाद दूसरा जो प्रकार हमने पहले भी बताया है, बातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये बातरंध्रों के द्वारा होता है, अर्थात काष्ठीय पौधों के तनों में जो बातरंध्र होते हैं, दरार रूपी संरचना होती है, उसके द्वारा ये वाष्पोत्सर्जन होता है। तीसरा है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। पादपों में मुख्य रूप से जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्रीय होता है। और ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि रंध्र जो है वो पत्तियों पर पाए जाते हैं, इसके अलावा जो कोमल तरुण तने होते हैं उनमें रंध्र पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा एवं कोमल तनों के द्वारा होता है। ये जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है ये रंध्रों के खुलने और बंद होने के द्वारा नियंत्रित होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय। देखिए, रंध्र को स्टोमेटा कहते हैं, तो ये कहलाता है स्टोमेटलीय ट्रांसपीरेशन। और ये ही लगभग 90% तक इसी प्रकार का वाष्पोत्सर्जन होता है। और ये होता है पर्णरंध्रों के द्वारा। देखिए, पत्ती पर है इसलिए पर्णरंध्र बोल देंगे, और तने पर है, कोमल तने पर, तो इसको रंध्र कहते हैं। ये पर्णरंध्र पत्ती की आधी चर्म पर पाए जाने वाले रंध्र होते हैं। और इन रंध्रों को बनाने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, द्वार कोशिकाएं। और ये चारों तरफ से घिरी हुई रहती हैं सहायक कोशिकाओं से। देखिए, ये रंध्र जो
खुलते हैं, रंध्र खुलते हैं, बाष्पोत्सर्जन होता है और रंध्र बंद हो जाते हैं, बाष्पोत्सर्जन क्रिया भी बंद हो जाती है। अर्थात रंध्र जब खुलते हैं तब तो बाष्पीभवन होता है और जब रंध्र बंद हो जाते हैं तो बाष्पीभवन बंद हो जाता है। देखिए, इन रंध्रों के खुलने और बंद होने, इसके बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था रंध्र किस तरह से खुलते हैं और किस तरह से बंद होते हैं। रंध्रों का खुलना, रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया विधि। देखिए, इस बारे में दो प्रकार के सिद्धांत हैं, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। एक तो है स्टार्च शकरा परिवर्तनवाद, जिसमें स्टार्च शकरा में जब बदल जाता है दिन के समय तो रंध्र खुल जाते हैं और रात्रि के समय ये शकरा वापस स्टार्च में बदल जाता है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। दूसरा है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरणवाद। इसमें देखिए, सक्रिय पोटेशियम आयन जब द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है तो एक पोटेशियम मैलेट बन जाता है और पोटेशियम मैलेट के बन जाने से द्वार कोशिकाओं के परासरणी सांद्रता के मान में वृद्धि हो जाती है और ऐसी स्थिति में परासरणी सांद्रता के बढ़ने से सहायक कोशिकाओं से जल द्वार कोशिकाओं में आ जाता है और द्वार कोशिकाओं में आ जाता है तो रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहां तक की बातें हम पहले भी कर चुके हैं तो उसी को मैंने आगे बढ़ाया है कि ये जो बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है, इस क्रिया को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, अर्थात बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ये आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ये बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कौन कौन से कारकों से प्रभावित होती है। बाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ये बात आती है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया की जो दर है उस क्रिया को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। देखिए, इस क्रिया को कई कारकों के द्वारा प्रभावित किया जाता है, इसलिए इन कारकों को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं बाह्य कारक, बाह्य कारक एज ए एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर
फैक्टर्स कह सकते हैं इसको, बाह्य कारक। ये बाहर वातावरण से संबंधित होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं बाह्य कारक। अब देखिए दूसरे जो कारक होते हैं वे पादप की आंतरिक संरचना से संबंधित होते हैं, तो उनको आंतरिक कारक कह देते हैं। ये बाह्य कारक हैं, वातावरण से संबंधित हैं। वातावरण में जब परिवर्तन होता है तो उससे वाष्पीकरण की दर कम या अधिक हो जाती है। तो देखिए बाह्य कारकों में सबसे पहला जो कारक है वो है तापमान। तापमान, देखिए आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे वातावरण के तापमान में वृद्धि होती है बाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ती चली जाती है, या यूं कह सकते हैं कि तापमान बाष्पोत्सर्जन की दर के समानुपाती होता है। देखा होगा गर्मी के दिनों में तापमान ज्यादा होता है, ऐसी स्थिति में बाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक होती है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में पादपों के अंदर पानी की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाष्पोत्सर्जन की दर का मान अधिक होता है। दूसरा है प्रकाश। देखिए बाष्पोत्सर्जन की दर प्रकाश से भी प्रभावित होती है। अब वो प्रकाश से देखिए एक तो इस तरह से कि जब प्रकाश आता है या प्रकाश की उपस्थिति होती है तो पर्णरंध्र खुल जाते हैं। पर्णरंध्र खुल जाते हैं और पर्णरंध्र खुल जाएंगे तो बाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जब प्रकाश आएगा तो तापमान में वृद्धि होगी और तापमान में वृद्धि होगी तो भी बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो यहां हम कहेंगे प्रकाश की उपस्थिति से बाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और वो कैसे होती है? क्योंकि दिन के समय जब प्रकाश होता है तो प्रकाश संश्लेषण होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के मान में कमी आ जाती है और उस स्थिति में रंध्र खुल जाते हैं, और रंध्र खुल जाते हैं तो बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से तापमान भी बढ़ेगा। जब प्रकाश होगा तो तापमान निश्चित रूप से बढ़ेगा और बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, तीसरा है वायु। वायु या यूं कह सकते हैं वायु का वेग। देखिए जब तेज हवा चलेगी, वायु तेज होगी, तो ऐसी स्थिति में जो वाष्प के रूप में जो नमी युक्त वायु है वो वायु वहां से हट जाएगी, पादप के आसपास से हट जाएगी और उसके स्थान पर शुष्क वायु आ जाएगी। ऐसी स्थिति में बाष्पीकरण की दर का मान भी बढ़ जाएगा। एक बात फिर सुन लीजिए कि जैसे वायु का तेज हवा चल रही है और तेज हवा चल रही है तो पेड़ के आसपास जो नम वायु है, वाष्प के रूप में जो वायु है बाष्पीकरण के कारण हुई है, वो वायु वहां से हट जाएगी, आर्द्रता कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में शुष्क वायु वहां पर आ जाएगी और शुष्क वायु आने के कारण बाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद है वायु का वेग और वायु की आर्द्रता भी कह सकते हैं। वायु की आर्द्रता, देखिए वायु की आर्द्रता, वायु के अंदर नमी। गर्मी के दिनों में वायु शुष्क होती है और शुष्क होती है तो ऐसी स्थिति में तापमान भी अधिक होता है और बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। लेकिन बरसात के दिनों में या सर्दियों के दिनों में वायु के अंदर आर्द्रता का मान ज्यादा होता है। आर्द्रता का मान ज्यादा होगा, ऐसे नमी होगी, तो ऐसी स्थिति में बाष्पीकरण की दर में भी कमी आ जाती है। उपलब्ध मृदा जल।
देखिए, अगर मिट्टी के अंदर पर्याप्त मात्रा में जल की उपस्थिति है, ऐसे मृदा की जो जल धारण क्षमता है उतना जल उपस्थित है पर्याप्त मात्रा में, तो जल का अवशोषण भी अधिक होगा, और जल का अवशोषण अधिक होगा तो प्रत्येक पादप कोशिका के अंदर जल की पर्याप्त उपस्थिति के कारण बाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक होती है। ठीक है, तो यहां ये सभी जो कारक हैं वो बाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, तापमान का मान जैसे जैसे बढ़ता है बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, प्रकाश की उपस्थिति में बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के अंदर जो पर्णरंध्र हैं ये रंध्र खुल जाते हैं, तापमान में भी वृद्धि हो जाती है। वायु का वेग, अगर वायु तेज गति से चल रही है, हवा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में जो शुष्क वायु है वो उसके पास आएगी और आर्द्र वायु हट जाएगी, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। वायु में आर्द्रता ज्यादा है, नमी ज्यादा है, तो बाष्पोत्सर्जन की दर घटेगी। आर्द्रता कम है तो बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी। इसी प्रकार से मृदा के अंदर उपलब्ध जल की मात्रा अगर पर्याप्त है तो बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। अब आंतरिक कारकों में दूसरे, ये तो हो गए बाह्य कारक, दूसरे हैं आंतरिक कारक। आंतरिक आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में आंतरिक कारक वो होते हैं जो पादप की आंतरिक संरचना से संबंधित होते हैं, तो वो कारक कहलाते हैं आंतरिक कारक। अब देखिए, सबसे पहली बात करें हम रंध्रों की। रंध्र, ये रंध्र अगर संख्या में ज्यादा है तो बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। ये रंध्र अगर उभरे हुए हैं तो अभी बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी, और अगर पत्ती के अंदर धसे हुए हैं तो बाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मरुद्भिदीय पादप होते हैं उनमें रंध्र धसे हुए रहते हैं, यानी अंदर की तरफ दबे हुए रहते हैं, और दबे हुए रहने की वजह से इनमें बाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। तो ये रंध्र जितने ज्यादा संख्या में होंगे, जितने ज्यादा उभरे हुए होंगे, बाष्पोत्सर्जन की दर उतनी ही अधिक होगी। दूसरा है पत्ती की संरचना, पर्ण की संरचना। देखिए, पत्ती की आंतरिक संरचना कैसी है कि उसमें बाह्य त्वचा मोटी है या पतली है, या फिर उसके अंदर पत्ती की संरचना यानी साइज बड़ी है। ऐसी अगर साइज बड़ी है तो बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी, साइज छोटी है तो बाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। इसके अलावा पत्ती के अंदर उपत्वचा अगर पतली है तो बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी, और अगर उपत्वचा मोटी है तो बाष्पोत्सर्जन की दर भी कम होगी। एक होता है तीसरा बाष्पोत्सर्जन क्षेत्र। बाष्पोत्सर्जन क्षेत्र, देखिए ये दोनों से रिलेटेड ही है। बाष्पोत्सर्जन क्षेत्र का मतलब जितना ज्यादा सूर्य का प्रकाश या तापमान आएगा पौधे पर, और जितनी क्षेत्र पर आएगा जिससे बाष्पोत्सर्जन हो सकता है, अगर वो क्षेत्र ज्यादा है, यानी पत्ती चौड़ी है, लंबी है, इस तरह से वो स्थित है कि सीधा का सीधा प्रकाश उस पर आकर के गिरता है, तो ऐसी स्थिति में बाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक होती है। ठीक है, तो ये ऐसे कारक हैं जो बाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। मुख्य रूप से तो रंध्र है, और रंध्रों के अलावा उसकी आंतरिक संरचना है। जैसे देखिए, क्रेंच एनाटॉमी होती है कुछ पादपों में, तो उनमें बाष्पोत्सर्जन की दर थोड़ी कम होती है, क्योंकि उनमें एक प्रकार से मरुस्थलीय पादपों में ये बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए अनुकूलन पाया जाता है। ठीक है, तो हमने यहां एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा
जिसका नाम है वाष्पोषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत सीधा टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है और बहुत आसानी से आप इसका जवाब भी लिख सकते हैं। तो वाष्पोषण को प्रभावित करने वाले कारकों को हमने 2 श्रेणियों में बांटा है और दोनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वाष्पोषण की दर अधिक और कम किस तरह से होती है। ठीक है, बाह्य कारकों में तापमान है, प्रकाश है, वायु का वेग है, वायु की आर्द्रता है, इसके अलावा उपलब्ध मृदा जल है, जबकि आंतरिक कारकों में रंध्र है, पर्ण की संरचना है, वाष्पोषण का क्षेत्र है। ये सब चीजें वाष्पोषण की दर को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब इस पाठ में 2 चीजें और शेष रही हैं। एक तो रहा है बिंदु स्राव और एक रहा है रस स्राव। तो अब हम बात करेंगे बिंदु स्राव। देखिए, बिंदु स्राव के बारे में भी बहुत ज्यादा आजकल पूछा जाता है। बिंदु स्राव, बिंदु स्राव इसे गटेशन कहते हैं। गटेशन, गटेशन, बिंदु स्राव। अब देखिए, बिंदु स्राव क्या है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। पादपों से बूंदों के रूप में जल का बाहर निकलना, पादपों में जल का बूंदों के रूप में, बूंदों के रूप में निकलना, पादपों में जल का बूंदों के रूप में निकलना बिंदु स्राव कहलाता है। बिंदु स्राव कहलाता है। देखिए, बिंदु स्राव की जो क्रिया है ये विशेष प्रकार के रंध्रों के द्वारा होती है। रंध्र, और ये विशेष प्रकार के जो रंध्र हैं इनको कहते हैं जल रंध्र। जल रंध्र। अब देखिए, ये जल रंध्र होते क्या हैं? तो पादपों की पत्तियां एक विशेष प्रकार से, पत्तियों के अंदर सिराओं पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं। सिराओं के पास विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह, कोशिकाओं के समूह या ऊतक बन जाते हैं, जिन्हें एपिथेम कहते हैं। जिन्हें एपिथेम कहते हैं। ये क्या है? विशेष प्रकार की कोशिकाएं आपस में समूह बना लेती हैं और इन कोशिकाओं के समूह को एपिथेम कहते हैं। और इस एपिथेम कोशिकाओं में गुहा बन जाती है और जो गुहा बन जाती है उस गुहा का जो आगे का भाग है वह एक छिद्र के रूप में खुलता है और वो छिद्र जो है उसे हम जल रंध्र कह सकते हैं। अर्थात बिंदु स्राव की क्रिया जो होती है वो जल रंध्रों के द्वारा होती है और जल रंध्रों को बनाने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाओं के जो समूह होते हैं या ऊतक होते हैं जो क्या कहलाते हैं? एपिथेम कहलाते हैं। और ये एपिथेम इस जल रंध्र का निर्माण करते हैं। देखिए, जिस तरह से ये पादप की पत्ती है,
ये पत्ती है, ये सिराएं हैं और ये सिरकाएं हैं। तो यहां इस तरह से ये पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। तो ये जो जल की बूंदें, ये जल की बूंदें जो होती हैं, ये बिंदु स्राव की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये बिंदु स्राव की जो क्रिया है ये बाष्पोत्सर्जन से भिन्न होती है। अब वो कैसे होती है, क्योंकि अक्सर यही पूछा जाता है बिंदु स्राव और बाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर होता है। तो बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसमें जल बाष्प के रूप में निकलता है, यहां जल जो है वो बूंदों के रूप में निकलता है। अर्थात हम तुलना कराएं, देखिए बिंदु स्राव, एक बार फिर सुन लीजिए, बिंदु स्राव की क्रिया क्या होती है कि पादपों की पत्तियों में जल का बूंदों के रूप में बाहर निकलना बिंदु स्राव कहलाता है। ये क्रिया पादप ऊतकों की यानी पत्तियों की विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह के द्वारा होती है, जिसे एपिथेम कहते हैं। और एपिथेम से एक गुहा के रूप में एक छिद्र बन जाता है, उस छिद्र को जलरंध्र कहते हैं। और उस जलरंध्र के द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया, बिंदु स्राव की क्रिया होती है। और ये जलरंध्र सदैव खुले रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बाष्पोत्सर्जन के लिए जो पर्णरंध्र होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं, लेकिन ये सदैव खुले ही रहते हैं। ठीक है, अब हम तुलना करा रहे हैं किसकी, और ये कोमल भागों पर होते हैं, तने पर भी होते हैं कुछ मात्रा में। और इनमें जो देखिए बाष्पोत्सर्जन में जो क्रिया होती है उसमें जल जो बाहर निकलता है वो शुद्ध होता है, लेकिन बिंदु स्राव में जो जल बाहर निकलता है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो है वो घुले हुए हो सकते हैं। तो यहां जो तुलना करें कि बिंदु स्राव और बाष्पोत्सर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। इसका मतलब दोनों चीजों के बारे में जानते हैं। बाष्पोत्सर्जन और एक तरफ लें हम बिंदु स्राव। बाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव, इसमें जल वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है। बाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है। इसमें जल बूंदों के रूप में उत्सर्जित होता है। देखिए ये बहुत सादा बात है, इसे तो आप आसानी से समझें। दूसरी बात, ये जो बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है इसमें जो जल मुक्त होता है वो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। इसमें उत्सर्जित जल या मुक्त हुआ जल, इसमें उत्सर्जित जल पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन की जो वाष्प बनेगी वो किसके रूप में बनेगी, शुद्ध जल के रूप में बनेगी। इसमें उत्सर्जित जल, उत्सर्जित जल पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, नहीं होता है, बल्कि इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ
घुले रहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बूंदों के रूप में निकलते हैं, इसलिए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो है इसमें घुले हुए रहते हैं। अब देखिए ये जो वाष्पोषण है, यह क्रिया उपत्वचा, वातरंध्र व रंध्रों के द्वारा होती है। रंध्रों के द्वारा, रंध्रों में पर्णरंध्रों के द्वारा होती है। अब ये जो क्रिया है ये जलरंध्रों के द्वारा होती है। यह क्रिया केवल जलरंध्रों के द्वारा होती है। ठीक है, वाष्पोषण की क्रिया तो उपत्वचा के द्वारा, वातरंध्रों के द्वारा, पर्णरंध्रों के द्वारा होती है, और ये क्रिया केवल किसके द्वारा होती है? ये होती है जलरंध्रों के द्वारा। ठीक है, अब देखिए वाष्पोषण की क्रिया कब होती है? दिन के समय होती है, जब तापमान अधिक होता है, प्रकाश की उपस्थिति होती है। और बिंदु स्राव क्रिया कब होती है? जब अंधेरा होता है, तापमान कम होता है। यह क्रिया दिन के समय, यह क्रिया दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यानी ये क्रिया ज्यादातर तभी होगी जब प्रकाश की उपस्थिति होती है और जब तापमान भी अधिक होता है। यह क्रिया रात्रि के समय होती है, जब तापमान कम व प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। देखिए ये ज्यादातर जो है सुबह के समय होती है, जब वाष्पोषण की दर कम होती है तब जाकर के ये क्रिया होती है। वाष्पोषण जब तक होती रहेगी, पादप में पानी की कमी रहेगी, तो ऐसी स्थिति में ये बिंदु स्राव की जो क्रिया है वो नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो बिंदु स्राव की जो क्रिया है, ये जो वाष्पोषण की जो क्रिया है, ये एक प्रकार से अनुशासित क्रिया है। अर्थात यह एक अनुशासित क्रिया है, जो पर्णरंध्रों के खुलने व बंद होने से नियंत्रित होती है। ठीक, अब जब पर्णरंध्र खुलते हैं तो वाष्पोषण होता है, और जब पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं तो वाष्पोषण भी बंद हो जाता है। रंध्रों के खुलने और यह क्रिया अनुशासित नहीं होती, क्योंकि जलरंध्र सदैव खुले रहते हैं। जलरंध्र सदैव खुले रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके खुलने और बंद होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये हर समय क्या रहते हैं? खुले हुए रहते हैं। तो इस तरह से ये वाष्पोषण और बिंदु स्राव की क्रिया में तुलनात्मक अध्ययन है। साथ में हम कहें कि देखिए ये अगर एग्जाम्पल है तो ये क्रिया, उदाहरण, यह क्रिया
सभी पादपों में होती है, सभी पादपों में होती है। देखिए सभी पादपों में बाष्पीभवन की क्रिया होती है, लेकिन ये जो बिंदु स्राव की जो क्रिया है ये केवल छोटे शाकीय पादपों में ही होती है, छोटे शाकीय पादपों। क्योंकि छोटे जो शाकीय पादप होते हैं इनमें बाष्पीभवन की क्रिया जितनी होती है उससे ज्यादा जल का अवशोषण हो जाता है, और ज्यादा जल का अवशोषण हो जाता है तो उस अतिरिक्त जल को इस बिंदु स्राव की क्रिया के द्वारा इसे बाहर निष्कासित किया जाता है। तो पादपों में बाष्पीभवन और बिंदु स्राव, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बिंदु स्राव की क्रिया क्या है, तो एक बार फिर सुन लीजिए कि बिंदु स्राव की जो क्रिया, पहली बात तो ये होती किसके द्वारा है, तो एक विशेष प्रकार के रंध्र होते हैं जल रंध्र, और इनको बनाने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं एपीथेम। और एपीथेम पत्तियों में, तने में, इनकी शिराओं के आसपास कोशिकाएं बन जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, और उनमें एक गुहा हो जाती है, और गुहा के आगे की तरफ जो रंध्र होता है उसको जल रंध्र कहते हैं। देखिए इसमें जल बूंदों के रूप में बाहर उत्सर्जित होता है। देखा होगा आपने कि सर्दी के दिनों में जब हम नंगे पांव छोटे छोटे पेड़ों के आसपास चलते हैं तो हमारे पैर गीले हो जाते हैं। तो वो गीले पैर इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें, उन पादपों में बिंदु स्राव की क्रिया के कारण जल की बूंदें उन पत्तियों पर उपस्थित रहती है। इसमें जो उत्सर्जित जल होता है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है क्योंकि उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि ये बिंदु स्राव की जो क्रिया के पश्चात पत्तियों पर सफेद सफेद कई बार लवण आदि जमा हो जाते हैं। ये क्रिया केवल जलरंध्रों के द्वारा होती है, जबकि बाष्पीभवन की क्रिया उपत्वचा के द्वारा होती है, बातरंध्र के द्वारा होती है, पर्णरंध्रों के द्वारा। यह क्रिया अधिकतर उस समय होती है जब तापमान बहुत कम होता है, तापमान कम होता है, प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। ऐसे बाष्पीभवन क्रिया जब नहीं हो रही होती है तो उस समय ये क्रिया होती है बिंदु स्राव, गटेशन की क्रिया। साथ में ये देखिए बाष्पीभवन की क्रिया तो तब होगी जब रंध्र खुलेंगे, रंध्र बंद हो जाएंगे तो बाष्पीभवन भी बंद हो जाएगा। लेकिन यहां ये क्रिया इस तरह से नहीं होती क्योंकि जलरंध्र जो होते हैं ये सदैव खुले रहते हैं, और जलरंध्रों के खुले रहने की वजह से ये क्रिया नियंत्रित नहीं होती है। यानी ये जब भी इस तरह की स्थिति होती है, पानी की अधिकता होती है, तो ये क्रिया होने लग जाती है। बाष्पीभवन की क्रिया तो सभी पेड़ों में देखी जा सकती है, लेकिन इस तरह के बिंदु स्राव की क्रिया उन पादपों में ही देखी जाती है जिनमें जल अधिकता से होता है, जल का अवशोषण ज्यादा हो जाता है, अवशोषण ज्यादा हो जाता है लेकिन बाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर बिंदु स्राव की क्रिया होती है। ठीक है, तो यहां ये बिंदु स्राव हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसका नाम है रस स्त्रावण। ठीक है, किसी को कोई परेशानी बिंदु स्राव की क्रिया देखिए। एक अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है रस स्त्रावण। रस स्त्रावण इसको कहते हैं ब्लीडिंग। देखिए रस स्त्रावण पादपों में कटे हुए भागों से द्रव पदार्थों का बाहर निकलना, यह क्रिया कहलाती है रस स्त्रावण। पादप के कटे अथवा क्षतिग्रस्त भागों से
तरल पदार्थ का निकलना रस स्त्रावण कहलाता है। देखिए, पादप का कोई भाग कट जाता है या कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसमें तरल पदार्थ स्रावित होता है। अब वो तरल पदार्थ जो है, तरल पदार्थ, इसमें जल प्लस घुलित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। अब देखिए, ये पादपों के लिए तो ये क्रिया एक सामान्य क्रिया है, लेकिन इसमें जो पदार्थ स्रावित होता है उस पदार्थ के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ घुले हुए रहते हैं, ये पदार्थ हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होते हैं। अर्थात इस तरल पदार्थ को लेटेक्स भी कह सकते हैं, यानी रबड़ छील भी कह देते हैं। देखा होगा, रबड़ के वृक्ष जो होते हैं हीविया ब्रांचेलाइसिस, उनके अंदर रबड़ इसी तरह से प्राप्त होता है। अर्थात उनके तने पर कट लगा दिया जाता है और उस कट के द्वारा तरल पदार्थ जो है स्रावित होता रहता है रस स्त्रावण की क्रिया के रूप में। और उस रबड़ का जब एकत्रीकरण करके और उसको बल्किनीकरण किया जाता है, गंधक के साथ मिलाकर के गर्म किया जाता है, तो वो एक रबड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से ये जो ताड़ी वृक्ष होते हैं, ताड़ी वृक्ष, उनसे ताड़ी बनाई जाती है, तरल पदार्थ के रूप में होती है। यानी यो कह सकते हैं एक दिन में एक वृक्ष से 50 लीटर से भी अधिक स्राव निकलता है ताड़ के वृक्ष से, और उससे ताड़ी बनाई जाती है। तो इस तरह से ये रस स्त्रावण की क्रिया होती है। ठीक है, तो यहां हमने 3 टॉपिकों के बारे में पढ़ा है। एक तो पढ़ा है हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, दूसरा पढ़ा है बिंदु स्राव, और हमने इस बिंदु स्राव की तुलना कराई है बाष्पोत्सर्जन से। एक हमने पढ़ा है रस स्त्रावण, जो कि एक सामान्य क्रिया है। अब हम बात करें इसमें, देखिए प्रैक्टिकल के रूप में इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है, 4 पत्ती प्रयोग। 4 पत्ती प्रयोग, देखिए इस 4 पत्ती प्रयोग में ये देखा जाता है कि भाई पत्तियां जो होती हैं उनमें सबसे बाष्पीभवन की दर पत्ती की अलग अलग स्थिति में एक जैसी होती है या नहीं होती है। तो ये प्रयोग है, प्रयोग जो प्रैक्टिकल में आता है, 4 पत्ती प्रयोग। देखिए इसमें क्या करते हैं कि 2 स्टैंड ले लेते हैं इस तरह से, और इस स्टैंड से रस्सी बांध देते हैं, यहां धागा बांध देते हैं इस तरह से, और ये स्टैंड ये इस तरह से यहां बांध दिया। अब 4 पत्तियां लेते हैं एक जैसी आकृति की और एक ही पादप की, इस तरह से ये 4 पत्तियां लेते हैं, लगभग एक जैसी होती है, एक ही स्थान। अब ये 4 पत्तियां जो हैं इनको इस तरह से लटका देते हैं, यहां पर इसको बांध दिया है, ये धागा है, ये स्टैंड है, ये पट, ठीक है। और अब देखिए इसमें पत्तियों के नाम A B C D। अब इस 4 पत्ती प्रयोग से हमको ये देखना है कि पत्ती की कौन सी सतह से बाष्पीभवन अधिक होता है। ये प्रैक्टिकल का काम है, ना कि थ्योरी में है, पर फिर भी इसको पूछ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि एक पत्ती ऐसी लेते हैं
जिसकी दोनों सतहों पर मोम लगा देते हैं, दोनों सतहों या दोनों सतहों पर मोम लगा दिया। ऊपरी सतह पर मोम, निचली सतह पर मोम, किसी भी सतह पर मोम नहीं। ठीक है, ये 4 कंडीशन है और इस तरह से इसको लटका करके और कुछ समय के लिए इसे रख देते हैं। अब जब देखते हैं कि भाई जिस पत्ती से वाष्पोषण जितना ज्यादा होगा वो पत्ती उतनी ही पहले मुरझा जाएगी। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो मुरझाती है वो वह पत्ती मुरझाती है जिसकी किसी भी सतह पर मोम नहीं लगाया गया है, यानी दोनों सतहों से वाष्पोषण हो रहा है। उससे कम वह पत्ती मुरझाती है जिसकी निचली सतह पर मोम लगा है, उससे कम ऊपरी सतह पर मोम लगा है, और जिसकी दोनों सतह पर मोम लगा हुआ है उसमें वाष्पोषण की दर सबसे कम होने के कारण ये सबसे कम मुरझाती है। भाई देखो, इसमें तो दोनों सतह पर मोम लगाते तो मुरझाती नहीं है एक तरह से, ये पूरी तरह से मुरझाती। इन दोनों की तुलना करें तो जिस पर ऊपरी सतह पर मोम लगा है वो कम मुरझाती है, वो ज्यादा मुरझाती है, और जो निचली सतह पर जिस पर मोम लगा है वो कम मुरझाती है। देखिए, ऊपरी सतह पर मोम लगा हुआ है तो निचली सतह से वाष्पोषण ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो ये ज्यादा मुरझाएगी। इसमें निचली सतह पर मोम लगा हुआ है, ऊपरी से कम होगा, तो इन दोनों की तुलना करते हैं तो ऊपरी सतह पर जिस पर लगा हुआ है ये इसकी तुलना में ज्यादा मुरझाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट है, इस प्रयोग से ये हो जाता है कि निचली सतह से, या यूं कह सकते हैं निचली अधिचर्म में रंध्र अधिक पाए जाते हैं और वाष्पोषण की दर जो है वो निचली सतह से ज्यादा होती है बजाय ऊपरी सतह से। ठीक है, ये प्रैक्टिकल का एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें वो हमने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, ये चैप्टर पूरा हो गया है, अर्थात हमारा 7वां चैप्टर जिसका नाम था वाष्पो उत्सर्जन, जिसकी सभी चीजें हमने कर ली है। ठीक है, आप लोग रेगुलर जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उसी तरह से आप लोग भी इसको पढ़ें, समझें और अपने नोट्स तैयार करें, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।